डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th कृषि रसायन मॉडल पेपर के बारे में। और ये जो मॉडल पेपर है ये हमारा कृषि रसायन का तीसरा मॉडल पेपर है इस साल का 2023 का। और जो सारे ही हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो बिल्कुल ब्लू प्रिंट के बेस पर तैयार किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोनों PDF डाउनलोड कर लें और तथा दोनों की वीडियो भी साथ साथ देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो अपना पहला प्रश्न है वो है खनिज पदार्थों में सिलिका की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका जो राइट आंसर है, अपना सही उत्तर है वो है 90%। दूसरा प्रश्न है निम्न में से अम्लीय आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। आगे हम बात करें अगला प्रश्न है कोलाइडी कण निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए अधिशोषण, ऑप्शन बी टिंडर प्रभाव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी दोनों। आगे हम बात करें अगला प्रश्न निम्न में से 2,1 टाइप मृतिका खनिज है। 2,1 टाइप मृतिका खनिज है। ऑप्शन ए कैओनिलाइट, ऑप्शन बी मोंटमोरिलोनाइट, ऑप्शन सी क्लोरेट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है मोंटमोरिलोनाइट। मृतिका खनिज 3 प्रकार का होता है, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और कैओनिलाइट। जिसमें से कैओनिलाइट और मोंटमोरिलोनाइट की संरचना होती है, कैओनिलाइट और इलाइट की संरचना होती है वो 1,1 टाइप होती है और इसकी 2,1 टाइप होती है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न आयन विनिमय एक प्रक्रम है। ऑप्शन ए उत्क्रमणीय, ऑप्शन बी अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्क्रमणीय, यानी जो आयन विनिमय है वो उत्क्रमणीय प्रकार का प्रक्रम होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है लवणीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। ऑप्शन ए निक्षालन द्वारा, ऑप्शन बी जिप्सम द्वारा, ऑप्शन सी मृदा स्थानांतरण द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें भी अपना जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर निम्न में से कौन सा कारक मृदा पीएच को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मृदा अवयव, ऑप्शन बी मृदा पोषक तत्व, ऑप्शन सी मृदा संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। आगे हम बात करें अगला प्रश्न पौधों हेतु आवश्यक गौण पोषक तत्व है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अधिक जहरीले कृषि रसायनों पर कौन सा रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी नारंगी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है पीला। कई लोग लाल भी कहते हैं, लेकिन जो लाल आता है वो अत्यधिक जहरीले रसायनों पर आता है और अधिक जहरीले रसायनों पर पीला होता है, अत्यधिक जहरीले रसायनों पर लाल रंग होता है। पहले प्रश्न के जो 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिस प्रश्न में लगभग 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है खाली जगह चट्टानों में जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसमें जो खाली जगह में जो आएगा वो आएगा अवसादी। जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पदार्थ जैसे कोयला या पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। दूसरा है कोलाइडी कणों की विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति काली जगह कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ब्राउनी गति, यानी इसमें क्या आएगा, बीच की जो खाली जगह है उसमें आएगा ब्राउनी गति। तीसरा है अपना क्षारीय मृदाओं का पीएच मान खाली जगह होता है। तो इस खाली जगह में आएगा 8.5 से अधिक, यानी जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 8.5 से अधिक होता है। आगे हम बात करें चौथा पॉइंट इसमें है नाइट्रोजन तत्व को पादप खाली जगह व के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें 2 खाली जगह हैं, तो पहली जो खाली जगह में आएगा NH4+ और दूसरी खाली जगह में आएगा NO3
माइनस, यानी नाइट्रोजन तत्व को पादप अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। या तो आप हिंदी में लिख सकते हो अमोनिया या नाइट्रेट, या आप सूत्रों के आधार पर लिख सकते हो NH4+ और NO3-। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न की ओर, तो तीसरा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक लाइन, एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। जैसे पहला है इसमें, जैविक मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 5 से 20%, या आप लिख सकते हो 20% से कम। यानी जैविक मृदा होती है जिसको हम जीवांश मृदा कहते हैं, उसमें 5 से 20% तक जीवांश पदार्थ या हम कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा इसका प्रश्न है, कोलाइड किस प्रकृति के होते हैं। तो अगर हम कोलाइडों की बात करें तो कोलाइड होते हैं विषमांग प्रकृति के, यानी कोलाइडिकल कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। जो कोलाइडिकल होते हैं वो विषमांग प्रकृति के होते हैं। आगे हम बात करें आयन विनिमय का क्या महत्व है। अब इसमें भी आपको एक लाइन लिखनी है। तो आयन विनिमय के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो आयन विनिमय से पादपों में पोषण की प्राप्ति होती है, यानी पादपों में जो पोषण होता है या पादपों को जो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है वो आयन विनिमय के द्वारा होती है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित करते हुए सूत्र लिखिए। धनायन विनिमय क्षमता, अब धनायन विनिमय क्षमता क्या है, 1 किलोग्राम मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयन अथवा इसके समतुल्य धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। ध्यान से सुनना, 1 किलोग्राम मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या अथवा इसके समतुल्य आयनों की संख्या धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं आपको पता होगा, यानी मृदा में उपस्थित H+ आयन अथवा इसके समतुल्य आयनों की संख्या बट्टे मृदा में सोडियम आयन की संख्या इंटू 100। आगे हम बात करें अगला, मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल सिंपल है, मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाली 2 हानियाँ, एक तो नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है तो हल्की सी हवा चलने पर फसलें गिर जाती हैं। दूसरा, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, आलू में वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है जिससे आलू में कंद का निर्माण रुक जाता है और ऊपरी भाग की वृद्धि हो जाती है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, मूंगफली में सुइयों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें जो राइट आंसर वो है कैल्शियम। यदि आपने सुना होगा पैगिंग, मूंगफली में जो पैगिंग होती है वो कैल्शियम के कारण होती है। तो मूंगफली में सुइयों या हम कह सकते हैं फलियों के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा अवधि किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतीक्षा अवधि। अब प्रतीक्षा अवधि क्या है, फसलों पर जितने समय तक शाकनाशी का प्रभाव रहता है या जब हम पेस्टिसाइड जैसे कभी हम खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, तो फसल में जितने समय तक इसका प्रभाव रहता है वह अवधि क्या कहलाती है, प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। ये थे आपके खंड फर्स्ट के प्रश्न, यानी खंड आ के प्रश्न, जो सभी प्रश्न 1-1 नंबर के थे। आगे हम बात करें दूसरे खंड के प्रश्न जिसे हम खंड ब कहते हैं, और इसके जो सारे जो प्रश्न हैं इस खंड के वो आपके 1.5 अंक के होते हैं, यानी 1.5 अंक मिलते हैं आपको एक प्रश्न के लिए, और 3 लाइनों में आपको एक प्रश्न का जवाब देना होता है। जैसे हम बात करें पहला प्रश्न, मृदा में जीवांश पदार्थ के स्रोत क्या क्या होते हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ के स्रोत, तो मृदा में जीवांश पदार्थों के 2 स्रोत होते हैं, एक जंतु स्रोत और एक पादप स्रोत। अगर आप जंतु स्रोतों में बात करें तो जंतु स्रोतों में क्या होते हैं, जैसे आपका जैसे वर्मी कंपोस्ट है, क्या है, जंतु स्रोत है। जीव जंतुओं का मल है, क्या है, जंतु स्रोत है। अवशेष हैं, क्या है, जंतु स्रोत है। ऐसे हम पादप स्रोत की बात करें तो हरी खाद है, फसलों के अवशेष हैं, ये क्या हो गए, पादप स्रोत हो गए। आगे हम बात करें 5वां प्रश्न, मृदा में कार्बन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको क्या करना है, जनरली कार्बन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है कि कार्बन चक्र कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। आगे हम बात करें उभय प्रतिरोध क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा उभय प्रतिरोध से संबंधित कोई भी एक प्रश्न। अब उभय प्रतिरोध क्या है, यानी मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी अम्लता या उसके पीएच में कोई परिवर्तन न हो, यह गुण क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोध कहलाता है। जब हम मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं फिर भी उसकी जो पीएच है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह गुण क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोध कहलाता है।
जिसको बफर विलेन भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे हम बात करें 7वां प्रश्न, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति से क्या अभिप्राय है। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, ध्यान से सुनना ये चीज़, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे मान लो ये कोई मृदा की सतह है, ये नीचे मृदा है, पूरी मृदा की सतह। अब इस मृदा की सतह में जो क्षारीय तत्व उपस्थित होंगे, जो क्षार उपस्थित होंगे, उन क्षारों की मात्रा क्या कहलाएगी, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाएगी। यानी तो हम कह सकते हैं मृदा संकीर्ण, यानी जो मृदा की सतह है या मृदा संकीर्ण है, तो मृदा संकीर्ण पर उपस्थित क्षारीय तत्वों की मात्रा, या हम कह सकते हैं सोडियम आयंस की मात्रा क्या कहलाती है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान जितना अधिक होगा मृदा उतनी ही क्षारीय होगी, और जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। ध्यान रखना, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, मृदा संकीर्ण या मृदा की सतह पर उपस्थित सोडियम आयंस या इसके समतुल्य आयंस की संख्या क्या कहलाती है, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। इसकी मात्रा अधिक होने पर मृदा क्षारीय और कम होने पर मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। आगे हम बात करें 8वां प्रश्न, मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। अब आपको इसमें क्या बताना है, मृदा प्रदूषण के कारण बताने हैं। तो सबसे जो मोस्ट कारण है, सबसे पहला कारण क्या हो गया, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई सबसे मोस्ट कारण है। दूसरा जो कारण है वो क्या है, पेस्टिसाइड का उपयोग, यानी हम लगातार कीटनाशी शाकनाशी और इनका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग और जो अपने जैविक उर्वरक हैं उनका कम उपयोग। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, जैव उर्वरकों का कम उपयोग। तो ये क्या हो गया, इसके 3 कारण हो गए। आगे हम बात करें अगला, वायु प्रदूषण के विपरीत प्रभाव लिखिए। वायु प्रदूषण के विपरीत प्रभाव लिखिए। अब वायु प्रदूषण के विपरीत प्रभाव क्या है, एक तो वायुमंडलीय या हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों का फैलना। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, फसल के उत्पादन में कमी, यानी वायु प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे फसल का उत्पादन कम हो रहा है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, लिपिड के जैविक कार्य क्या क्या हैं। लिपिड के जैविक कार्य क्या क्या हैं। अगर आपको लिपिड पता होगा तो आप जैविक कार्य जरूर बता दोगे। लिपिड क्या होता है, लिपिड होती है वसा, वसा को ही क्या कहा जाता है, लिपिड कहा जाता है। और वसा के क्या क्या कार्य होते हैं, एक तो शारीरिक संरचना बनाना, शरीर का जो ढांचा होता है उसको मजबूत करना। दूसरा इसका जो कार्य होता है ऊर्जा देना है, लिपिड क्या कार्य करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये इसके कार्य होते हैं। आगे हम बात करें एंजाइम के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। एंजाइम के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम एंजाइम के गुणधर्मों की बात करें तो आपको कोई भी 3 विशेषताएं बतानी है। जैसे हम पहली विशेषता की बात करें तो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें, ये किसी अभिक्रिया या शरीर में कोई भी जैविक क्रिया है उसकी गति को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात करें, ये उत्प्रेरण का कार्य करते हैं शरीर में। तो ये क्या हो गया, एंजाइम के गुणधर्म हो गए। आगे हम बात करें नत्रजन जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन जैव उर्वरकों का प्रयोग कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग बीजोपचार के रूप में किया जाता है। एक तो हम बीजोपचार के रूप में कर देते हैं। दूसरा इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तीसरा इनका प्रयोग खड़ी फसल में भी किया जाता है। चौथा इनका प्रयोग टीका के रूप में भी किया जाता है। तो नाइट्रोजन जैव उर्वरक का प्रयोग कई रूप से अपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हरी खाद के लाभ क्या क्या हैं। अब हरी खाद के लाभ बिल्कुल जनरली प्रश्न है, क्या क्या होते हैं। मृदा की एक तो उर्वरकता बढ़ती है, मृदा संरचना में सुधार होता है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। तो ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। कोई भी 3 लाभ आपको लिखने हैं। अगला है कृत्रिम दूध की हानियाँ क्या हैं, यानी जो कृत्रिम दूध होता है उसकी क्या हानियाँ होती हैं। तो कृत्रिम दूध से एक तो मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, दूसरा मनुष्य में विभिन्न बीमारियां फैल जाती हैं, तीसरी अगर हम बात करें दूध की गुणवत्ता खराब होती है। तो कृत्रिम दूध की कई सारी हानियाँ आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है सुरक्षित दूध क्या है, दूध के दूषित होने के कारण लिखिए। सुरक्षित दूध क्या है। अब हम सुरक्षित दूध की बात करें, एक तो आता है आपका स्वच्छ। तो स्वच्छ दूध तो ऐसा होता है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, वो तो हो गया स्वच्छ दूध। एक आता है सुरक्षित दूध। इस प्रश्न में आपसे सुरक्षित दूध पूछा है। तो सुरक्षित दूध वह दूध होता है जो मनुष्यों पर किसी भी तरह से कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता है। यानी ऐसा दूध जो मनुष्यों पर किसी भी तरह से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता है, क्या कहलाता है, सुरक्षित दूध कहलाता है। आगे इस प्रश्न में पूछा है दूध के दूषित होने के क्या कारण हैं। अब दूषित होने के क्या कारण हो सकते हैं, एक तो स्वच्छता हो सकती है, जैसे पशु आपका साफ नहीं है। दूसरा आपका जो मनुष्य दूध निकाल रहा है वो भी साफ नहीं है। एक पशुशाला की सफाई नहीं है तो दूध क्या हो सकता है, अस्वच्छ या दूषित हो सकता है। तो ये सारे कारण आपके दूध के दूषित होने के हो सकते हैं।
ये दूसरा खंड अपना कंप्लीट हो गया। अब जो आगे प्रश्न आएंगे आपको वो 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें खंड सा, तो खंड सा के सारे प्रश्न हैं वो 3-3 नंबर के हैं। जैसे यहाँ पहले प्रश्न में इसने पूछा है पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, इसके प्रयोग की हानियाँ व लाभ की। इसमें आपको पेस्टिसाइड को परिभाषित करना है। पेस्टिसाइड क्या है, यानी वे कृषि रसायन जिनका उपयोग फसलों को रोग, कीट और खरपतवारों से बचाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड कहलाते हैं। अब इनके उपयोग से क्या क्या हानियाँ होती हैं, जैसे मनुष्यों पर प्रभाव होता है, कभी कभी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। और लाभ क्या है, इनसे त्वरित प्रभाव होते हैं इनकी, यानी इनसे क्या है, शीघ्र ही फसलों पर रोग कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे ही आगे 17वां प्रश्न, जैव उर्वरक क्या है। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे उर्वरक जो कारखानों में जीव जंतुओं से तैयार किए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करने वाले और फास्फोरस प्रदान करने वाले। आगे हम नाइट्रोजन प्रदान करने वालों की भी बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, सहजीवी और मुक्तजीवी। अब सहजीवी में कौन सा आता है, राइजोबियम आता है। मुक्तजीवी में कौन सा आता है, जो सारे एजोला हैं, एजिटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है, वो इसमें आते हैं। तो यहाँ आपको वो वर्णित करना है। अगला दे रखा है दूध में आपेक्षिक घनत्व परीक्षण को समझाइए। तो यहाँ आपको लैक्टोमीटर द्वारा दूध में आपेक्षिक घनत्व का परीक्षण समझाना है, जिसमें आपको विधि लिखनी है, उसका सूत्र लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है। अगला जो खंड द के प्रश्न है वो 4-4 नंबर के हैं, ये केवल 2 ही प्रश्न हैं। जैसे यूरिया उर्वरक का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है NH2CO NH2। संगठन लिखना है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो 1% नमी पाई जाती है, 40% नाइट्रोजन पाई जाती है, इस तरह से आपको लिखना है। विशेषता आपको लिखनी है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है, कणदार होता है, नमी अवशोषक होता है, जल में घुलनशील होता है, ये आपको विशेषता लिखनी है। मृदा में इसकी अभिक्रिया लिखनी है। मृदा में अभिक्रिया अगर आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लिंक के द्वारा किसी भी उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही नीचे वाले प्रश्न में आपको बताना है कैल्शियम मोनोनाइट्रेट उर्वरक के रासायनिक गुण बताने हैं, संगठन और मृदा में अभिक्रिया बतानी है। खाद रंग क्या है वर्णित कीजिए। तो खाद रंगों के बारे में आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखनी है। कार्बन और हाइड्रेट से बने हुए यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसका महत्व आपको लिखना है, महत्व क्या होता है, ये शरीर में ऊर्जा का, शारीरिक संरचना का कार्य करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चंस और ये पूरे बोर्ड के पैटर्न पर बनाए गए थे। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखना। थैंक यू।